हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर 2020 से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अपने क्वेश्चन के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक शेयर करके हमें अपना सपोर्ट दें, और जो नए व्यूअर चैनल से आज पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियो चैनल पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, कॉफ़ी टेबल बुक असम की विरासत की खोज शीर्षक से, जिसे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया, यह किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, पहले जान लेते हैं, इस बुक को लिखा है, असम की विरासत की खोज बुक को लिखा है कुमार पद्मपाणी बोरा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये होता क्या है कॉफ़ी टेबल बुक, इसको बताता हूँ मैं आपको। आपने ऐसी बुक देखी होगी जो बुक का जो कवर पेज होता है ये काफ़ी हार्ड होता है, और जो बुक के अंदर के पेजेस होते हैं ये काफ़ी स्मूथ होते हैं और लंबे लंबे पेज होते हैं। आम बुक के कंपेयर में ये बुक काफ़ी लंबी होती है। और जो कॉफ़ी टेबल बुक होती है इसकी सबसे ख़ास बात ये होती है कि इसमें फिगर ज़्यादा होते हैं और जो रिटन कंटेंट होता है ये बहुत कम होता है। और आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि कॉफ़ी टेबल बुक को जब हमारे कोई लीडर उसको लॉन्च करते हैं तो उसे दोनों हाथों से पकड़ के लॉन्च किया जाता है। फिर उसके पेजेस जो होते हैं वो काफ़ी मोटे मोटे थिक पेज होते हैं आम बुक के से। अगर हम उसका कंपेयर करेंगे, हम आपको दिखाते हैं कि कैसे। ये देखिए, ये जितेंद्र सिंह हैं जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, और इन्होंने ही इस बुक को लॉन्च किया है। जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर से के उधमपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट होने के साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पीएम ऑफिस भी हैं। इन्होंने ही इस बुक को लॉन्च किया है। तो अभी समझ में आ गया होगा कि कॉफ़ी टेबल बुक ये काफ़ी लंबी बुक होती हैं, और इसका जो कवर पेज होता है ये काफ़ी मोटा होता है, हार्ड होता है, और जो अंदर के पेजेस होते हैं वो लेंथ में तो आम बुक से लंबे होते ही हैं, साथ ही साथ स्मूथ होने के साथ साथ और स्मूथ भी होते हैं। इस बुक की सबसे ख़ास बात क्या होती है कि इसमें रिटन कंटेंट का मैटर उतना ज़्यादा नहीं होता है, फिगर इस बुक में ज़्यादा होते हैं। और कॉफ़ी टेबल बुक ही है, इसका नाम है असम की विरासत की खोज। इसे लॉन्च किया जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह हमारे स्टेट मिनिस्टर फॉर पीएम ऑफिस के साथ ही साथ स्टेट मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी हैं, और इस बुक को लिखा है कुमार पद्मपाणी बोरा ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में कौन लगातार 13वें वर्ष भारत का सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर है? भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची की देखो, सूची में सबसे पहले स्थान पे हैं मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के जो चीफ हैं। और फोर्ब्स ये प्रत्येक वर्ष अलग अलग कैटेगरीज़ में अमीर लोगों की लिस्ट को निकालता है। इसमें जैसे कई कैटेगरीज है, एक तो कैटेगरीज ये मोस्ट रिचेस्ट एथलीट की निकाली जाती है, फिर मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड की निकाली जाती है, फिर इंडिया में भी इंडिया के रिचेस्ट पर्सन की 100 लोगों की लिस्ट ये जारी करता है। तो फोर्ब्स ने अभी हाल ही में जारी की भारत के 100 अमीर लोगों की लिस्ट, 100 भारतीयों की लिस्ट जारी की, टॉप 100 जो सबसे ज़्यादा पैसे वाले हैं भारत में। उसमें मुकेश अंबानी पहले स्थान पे, गौतम अडानी दूसरे स्थान पे, और शिव नडार ये तीसरे स्थान पर रहे। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जिसके एमडी और सीईओ मुकेश अंबानी हैं, इनकी जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ये भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिसने 12 ट्रिलियन के बाज़ार को छुआ है। और अगर हम रेवेन्यू कंसीडर करें तो रेवेन्यू वाइज अगर हम बात करें कि पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी रेवेन्यू की कंपनी कौन है, लार्जेस्ट रेवेन्यू कंपनी कौन है पूरे विश्व में, तो ये है वॉलमार्ट। और अभी कुछ दिन पहले ही वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि मोस्ट पेड एथलीट, सबसे ज़्यादा अमीर खिलाड़ी कौन है। ये सभी जितने भी खेल होते हैं सारी कैटेगरीज़ को एक कंबाइन करके बनाया जाता है। तो रोजर फेडरर जो टेनिस का खेल खेलते हैं ये पूरे विश्व के सबसे अमीर पैसे वाले खिलाड़ी हैं।
और भारतीयों की बात करें तो टॉप 100 की सूची में सिर्फ एक भारतीय है सबसे ज़्यादा खिलाड़ी, पैसे वाले खिलाड़ी में सबसे ज़्यादा विराट कोहली हैं, ये 66वें स्थान पे हैं टॉप 100 में। और अगर हम एक कॉमन लिस्ट देखें जो फोर्ब्स जारी करता है टॉप 100 की कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पैसे वाला कौन है, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, तो जेफ बेजोस हैं। ये तीसरी दफ़ा लगातार तीसरी बार इस सूची में पहले स्थान पे हैं। दूसरे स्थान पे बिल गेट्स हैं और तीसरे स्थान पे बर्नार्ड अर्नॉल्ट हैं। और मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के एमडी और सीईओ हैं, ये छठे स्थान पे हैं। तो ये इंडिया में पहले स्थान पे और विश्व में छठे स्थान के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक आर के छिब्बर का कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया है। आर के छिब्बर के कार्यकाल को 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, और इनका कार्यकाल पूरा हो रहा था 10 अक्टूबर 2020 को। ये 10 अक्टूबर 2020 से अब आगे आने वाले 6 महीने तक जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने रहेंगे। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली भारतीय निम्न में से कौन बन गई है। युद्ध सेवा मेडल मिला है पहली भारतीय महिला जो हैं, ये हैं मिंटी अग्रवाल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इनको युद्ध सेवा मेडल एयरफोर्स दिवस के दिन मिला है और भारत एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाता है। और इनको क्यों मिला ये मेडल, बालाकोट स्ट्राइक में कार्यवाही के दौरान ये स्क्वाड्रन लीडर थी एयरफोर्स की, और बालाकोट स्ट्राइक आपको याद ही होगा जो पाकिस्तान पर की गई थी भारतीय एयरफोर्स के द्वारा। उस स्ट्राइक में एक स्क्वाड्रन की ये लीडर थी मिंटी अग्रवाल, और इसीलिए इन्हें युद्ध सेवा मेडल दिया गया एयरफोर्स के द्वारा। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और उसी दिन मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा मेडल भी दिया गया। देखो अब हम बात करें कई नामों की जो महिलाएं हैं और भारतीय सेवा में, भारतीय जो सुरक्षा की सेवा, जो सिक्योरिटी की सेवा है उसमें आगे हैं। तो राफेल को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है शिवांगी सिंह। और अगर हम बात करें फर्स्ट फीमेल जिसने फाइटर प्लेन को उड़ाया, तो ये 3 हैं, तीनों ने एक साथ अलग अलग फाइटर प्लेन को उड़ाया था। इसमें भावना कंठ और अवनी सिंह और जो है मोहन सिंह, ये तीनों महिलाएं थी। इन तीनों ने फाइटर प्लेन को उड़ाया था एक साथ। और मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा मेडल दिया गया है, ये पहली भारतीय महिला है जिन्हें युद्ध सेवा मेडल मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने औषधियों में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल सेप्ट्रिजोन सोडियम स्टेराइल की किस देश से कथित डंपिंग की जांच शुरुआत करी है। देखो क्या होता है डंपिंग, पहले ये जान लेते हैं। और देखो जो दवाएं बनती हैं वो पहले रॉ मटेरियल उसका साल्ट आता है, फिर उसका फार्मूला आता है, फिर इनको कंबाइन करके दवाएं बनाई जाती हैं जो भी मेडिसिन्स बनती हैं। तो कुछ मेडिसिन्स के रॉ मटेरियल को हम चाइना से ख़रीदते हैं। अब चाइना इनकी डंपिंग कर रहा है। डंपिंग का क्या मतलब हुआ, डंपिंग का ये मतलब हुआ कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास वो रॉ मटेरियल है नहीं, वो रॉ मटेरियल इंडिया के पास भी है लेकिन हमारी ज़रूरत ज़्यादा है, इस वजह से हम चाइना से उसको ख़रीदते रहे हैं हमेशा से। लेकिन अभी चाइना के साथ हमारा जो बॉर्डर का एरिया है उस पर तनाव चल रहा है, तो चाइना एक गंदी नीति अपना रहा है। गंदी नीति क्या है चाइना की? चाइना की गंदी नीति ये है कि जैसे देखो अगर कोई दवा बनाने की कॉस्ट आ रही है 5 रुपये, लेकिन चाइना क्या कर रहा है, उसको हमारे वहाँ इंडिया में 3 ही रुपये में बेच रहा है। मतलब 2 रुपये का नुकसान ले रहा है चाइना, अपने रिस्क पे अपने लिए 2 रुपये का नुकसान ले रहा है। इससे क्या नुकसान हो रहा है, जो इंडियन कंपनियां हैं वो भी तो ये 5 ही रुपये में बना रही हैं, तो वो 3 रुपये में तो नहीं बेच सकती। तो जो फिर भारतीय कंपनियां हैं उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है इससे। इसी को डंपिंग बोलते हैं। मतलब आपका जो मटेरियल है जितने रुपए में उसकी रियल कॉस्ट है उससे कम में बेचना ही डंपिंग बोला जाता है। तो चाइना इस तरीके की डंपिंग की शिकायत चाइना के लिए अभी कुछ दिन पहले ही बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड ने भी की थी, और बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड ने बताया था कि विटामिन सी की टेबलेट की चाइना डंपिंग कर रहा है।
और इसकी शिकायत बजाज केयर हेल्थ लिमिटेड ने कॉमर्स मिनिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन संस्थान DGRT से की थी। DGRT ने शिकायत मिलने के बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। और फिर अभी देखिए आपको कच्चा माल सेप्ट्रीजोन सोडियम स्टेराइल की डंपिंग की भी शिकायत मिली है DGTR को, और ये DGTR अब इसकी भी इन्वेस्टिगेशन करेगा। और अगर ऐसा पाया जाता है कि चाइना डंपिंग कर रहा है तो फिर ये चाइना के ऊपर एक्स्ट्रा वो लगा सकते हैं। देखिए उनको रेट तो चेंज करने के लिए कोई गवर्नमेंट नहीं फोर्स कर सकती है, लेकिन अपना जो टैक्स लगाया जाएगा वो इंडियन गवर्नमेंट चाइना के सामानों पे टैक्स और बढ़ा देगा। टैक्स और बढ़ाने से क्या होगा, फिर उसका रेट महंगा होकर इंडिया में आने लगेगा। यही एक तरीका होता है डंपिंग को रोकने का। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई? भारत सरकार ने नेपाल को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसों को उपहार के स्वरूप में दिया है। और इससे पहले भारत ने 2 मॉडर्न डेमो ट्रेन भी दिया है नेपाल को। डेमो ट्रेन मतलब होता है कि इसमें डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों से ये ट्रेनें चलती हैं। जब इलेक्ट्रिक से चल रही है ट्रेन उसमें डीजल भी होता है, और फिर जब ज़रूरत होती है तो डीजल से चलता है। डेमो मतलब डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेन। और नेपाल में एक बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आया था 2015 में, और बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी नेपाल में उस समय पे। तो भारत ने नेपाल की मदद के लिए ऑपरेशन मैत्री चलाया था उस अर्थक्वेक से निपटने के लिए। और अभी हाल ही में उस अर्थक्वेक के लिए फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 1.54 बिलियन नेपाली रुपीस भी भारत सरकार द्वारा नेपाल को दिया गया है। और भारत सरकार की एक सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसने नेपाल की ई शिक्षा पोर्टल को डिज़ाइन किया है। नेपाल की ई शिक्षा पोर्टल को डिज़ाइन किया है भारत की सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है कि ये जो एयरपोर्ट की बात की जा रही है ये इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। और ये कौन सा है, ये पौंडीचेरी पुदुचेरी का हवाई अड्डा है। पुदुचेरी भारत की यूनियन टेरिटरी है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा हवाई अड्डा है भारत का जो पहला हवाई अड्डा बना जो 100% सौर ऊर्जा संचालित था, तो इसका आंसर होता है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा था जो 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा, तो ये पुदुचेरी का हवाई अड्डा है। आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे कि अगर देखो जो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा इसको संचालित किया जाता है। और ये भारत का पहला हवाई अड्डा है जो कि 100% सौर ऊर्जा संचालित है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जाता है पुदुचेरी का हवाई अड्डा। और ये भारत द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला हवाई अड्डा है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित है। चूँकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये भारतीय सरकार यूनियन गवर्नमेंट जो है इंडिया की उसका है, तो ये अलग से हो गया कि देखो ये गवर्नमेंट का हवाई अड्डा है। और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ये एक PPP के जरिए चलाया जाता है, संचालित किया जाता है उस हवाई अड्डे को। तो पहला हवाई अड्डा जो 100% सौर ऊर्जा संचालित है वो है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला हवाई अड्डा जो 100% सौर ऊर्जा संचालित है ये है पुदुचेरी का हवाई अड्डा। देखो सबसे पहला रेलवे स्टेशन जो 100% सौर ऊर्जा संचालित है ये है गुवाहाटी का रेलवे स्टेशन। और अगर हम बात करें पहली ट्रेन जो सौर ऊर्जा संचालित है ये चली थी सफदरजंग रेलवे स्टेशन से दिल्ली तक के लिए चलाया गया था इसे। और अगर हम बात करें कौन सा ऐसा गांव है भारत का जो सबसे पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है, तो ये है धरनाई गांव, ये बिहार का है। और अगर बात करी जाए कि सबसे पहला कोर्ट कौन सा है भारत का जो सौर ऊर्जा संचालित हुआ था, तो ये कुर्ती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, झारखंड का है। और
अगर बात की जाए कि सबसे पहले कौन सी वो जहाज़ थी, ये कौन सी जहाज़ की बात हो रही है, ये पानी में चलने जहाज़ की बात हो रही है जो सोलर एनर्जी से संचालित हुई। तो इस जहाज़ का नाम था आदित्य। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध शुरू किया है? युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध ये अभियान है दिल्ली सरकार का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने एक अभियान और चलाया है, वो अभियान डेंगू से निपटने का है। ये है 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट। ये भी दिल्ली सरकार का अभियान है। इसमें ये पिछले साल भी ये अभियान चलाया गया था और इस साल भी क्या होता है कि ये टाइम डेंगू फैलने का टाइम माना जाता है जब ठंडक आने को होती है, क्योंकि लोग कूलर चलाना बंद करते हैं ठंडक की वजह से, जो शुरुआती दिन ठंडक के होते हैं, और इसमें फिर मच्छर अपने अंडों को देता है, इससे मच्छर पैदा होते हैं। तो ये अभियान का क्या मतलब है, 10 हफ्ते लगातार 2.5 महीने तक आपको 10 हफ्ते तक आपको प्रत्येक संडे को 10 बजे 10 मिनट जो आपके आसपास पानी इकट्ठा है उसकी सफाई करने से संबंधित ये अभियान है। इससे डेंगू फैलने से रुकता है, इससे डेंगू कम प्रसारित होता है। और निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान भी, ये भी दिल्ली सरकार का अभियान है। इसमें क्या है कि जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं और उनके पास रोज़गार नहीं है तो उनका रजिस्ट्रेशन उनके आधार नंबर से गवर्नमेंट कर रही है, और फिर जब गवर्नमेंट को उनकी ज़रूरत होगी, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन या फिर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में गवर्नमेंट को उनकी ज़रूरत होगी, तो फिर गवर्नमेंट उनसे खुद कांटेक्ट करेगी कि आप आओ हमारे साथ काम करो। ये है निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान। तो 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, निर्माण अभियान, मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान और युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, ये तीनों ही अभियान किसका है, दिल्ली गवर्नमेंट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को प्रसिद्ध मिर्च डले खुर्सनी को जीआई टैग मिला है? ये डले खुर्सनी, ये जीआई टैग मिला है, ये है सिक्किम। सिक्किम का ये मिर्च है। मिर्च में आप देखते होंगे हरी मिर्च जो हम खाते हैं तो ये काफ़ी तीखी होती है और इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। और सिक्किम ही भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है, और इसी की मिर्च डले खुर्सनी को जीआई टैग मिला है। और आंध्र प्रदेश से इंडियन रेलवे ने पहली ट्रेन चलाई जो कि मिर्च लेके, लाल मिर्च लेके ये बांग्लादेश को गई थी। और ये पहली ट्रेन क्यों बोली जा रही, क्योंकि कोई पहली ट्रेन है जो अपने इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरे देश में क्या लेके जा रही है, माल को लेके जा रही है, मालगाड़ी चलाई जा रही है। इससे पहले पैसेंजर गाड़ियाँ तो चली थी, आपको पता है कि वो पाकिस्तान के लिए चलाई जा चुकी हैं, लेकिन अगर मालगाड़ी की बात करें तो भारतीय रेलवे की पहली मालगाड़ी जो क्रॉस करती है बॉर्डर वो है आंध्र प्रदेश से चलती है, बांग्लादेश को जाती है और ये लाल मिर्च लेकर के जाती है। और डले खुर्सनी जीआई टैग मिला है सिक्किम के प्रसिद्ध मिर्च को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारतीय डेवलपर्स के लिए एक एंड्रॉयड मिनी ऐप स्टोर को लॉन्च किया है? देखो, एंड्रॉयड मिनी स्टोर ऐप, अभी हम क्या करते हैं, जो एंड्रॉयड यूज़ करते हैं उनको पता है कि हम जो भी ऐप को स्टोर करना होता है तो हम उसको प्ले स्टोर से मतलब कि इंस्टॉल करते हैं। और ये प्ले स्टोर किसका है? प्ले स्टोर गूगल का है। तो इसी तरीके से जो भारतीय डेवलपर्स हैं, जो भारतीयों का, देखो भारतीय तो उसमें भी अपने ऐप को दे सकते हैं, लेकिन जो भारतीयों का ऐप है उसके लिए स्पेशल एक मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है पेटीएम ने। और अभी कुछ दिनों पहले ही इंडियन गवर्नमेंट ने 59 ऐप को पहले बैन किया, फिर 118 ऐप को चाइना के बैन कर दिया है इंडिया में। ये 59 और 118 ऐप इंडिया में नहीं काम करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने ऐप इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया। और फिर इसमें 9 अलग अलग कैटेगरीज में कई सारे ऐप को प्राइज़ दिए गए। और फिर अब ऐप के दुनिया में भारत अपना धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहा है। इन्हीं सब को देखते हुए पेटीएम ने एक एंड्रॉयड मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है। ये पूरी तरीके से इंडियन डेवलपर्स के लिए होगा। जो आत्मनिर्भर भारत अभियान इनोवेशन ऐप चैलेंज लॉन्च किया गया था
इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें 9 अलग अलग कैटेगरीज में जो है प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मैं सारे 9 अलग अलग कैटेगरीज के उन ऐप का नाम बताऊंगा जिसको पहला पुरस्कार दिया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान इनोवेशन चैलेंज का। देखो पुरस्कार तो 3 ऐप को दिए गए हैं इन सारी 9 कैटेगरीज में, लेकिन मैं सिर्फ एक का नाम बताऊंगा। देखो बिजनेस कैटेगरीज में जोहा इनवाइस ऐप को पहला पुरस्कार दिया गया। ई लर्निंग कैटेगरी में डिस्प्रेज ऐप को पहला पुरस्कार दिया गया। सोशल कैटेगरी में चिनगारी ऐप को पहला पुरस्कार दिया गया। और ये जो चिनगारी ऐप है ये टिकटॉक का सब्स्टिट्यूट माना जा रहा है इंडिया में। ऑफिस ऐप में जोहा वर्क प्लेस ऐप को पहला पुरस्कार दिया गया। न्यूज़ कैटेगरी में लॉजिकल ऐप को पहला पुरस्कार दिया गया। हेल्थ कैटेगरी में स्टेप सेट गो ऐप को पहला पुरस्कार दिया गया। गेम कैटेगरी में हिट विकेट सुपरस्टार 3D ऐप को पहला पुरस्कार दिया गया। और इंटरटेन कैटेगरी में कैप्टन प्लस को पहला पुरस्कार दिया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान इनोवेशन चैलेंज के तहत। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय डेवलपरों के लिए मिनी एंड्रॉयड स्टोर ऐप के लिए लॉन्च कर रहा है पेटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इस इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया रतन नवल टाटा को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको ये पुरस्कार इस वजह से दिया गया कि इन्होंने भारत और अमेरिका में जो बिजनेस है उसको बढ़ाने में इनका जो योगदान है वो काफ़ी अच्छा माना जा रहा था। इसी वजह से इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हुटन ने किस वायरस की खोज के लिए फिजियोलॉजी ऑब्लिक मेडिसिन में 2020 का नोबेल पुरस्कार जीता है? हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हुटन को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2020 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखो जो नोबेल प्राइज़, जब पहले जान लेते हैं, नोबेल प्राइज़ कुल 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जिसमें पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा विज्ञान और इकोनॉमिक्स है। तो जब ये 6 सारे प्राइज़ मिल जाएंगे तो मैं नोबेल प्राइज़ पे एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि नोबेल प्राइज़ हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्रत्येक एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। अभी के लिए आप ये सब याद करते रहो, फिर जब ये पूरी कैटेगरी के प्राइज़ मिल जाएंगे तो हम पूरा एक कंबाइंड वीडियो नोबेल प्राइज़ पे बना के आप लोगों को दिया जाएगा। और हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हुटन, इनको हेपेटाइटिस सी के वायरस के खोज के लिए मेडिसिन का 2020 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये सारे वायरस लीवर को इन्फेक्ट करते हैं और इसमें जो रोगी होता है उसका लीवर कमज़ोर हो जाता है और फिर उसके मौत की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। और जो नोबेल प्राइज़ है ये अल्फ्रेड नोबेल, एक स्वीडन वैज्ञानिक थे, उनके नाम पे दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट की खोज करी थी। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु सक्षम सतह से सतह जिसका हाल में ही एपीजे अब्दुल कलाम परीक्षण रेंज उड़ीसा में सफल परीक्षण किया गया, इसका क्या नाम है? देखो ये मिसाइल जो है ये सतह से सतह वार करती। 3 तरीके की मिसाइलें होती हैं। एक तो सरफेस टू सरफेस यानी सतह टू सतह, ये सतह पे ही होती है और इसका जो टारगेट होता है ये भी सरफेस पे ही होता है, यानी सरफेस पे मिसाइल खुद है और इसका टारगेट भी सरफेस पे है। दूसरा सरफेस टू एयर, ये खुद तो सरफेस पे है लेकिन इसका जो टारगेट है वो एयर में है। तीसरा जो होता है वो एयर टू एयर होता है, यानी वो खुद एयर में है और टारगेट भी एयर में है। और जो एक लास्ट कैटेगरी होती है मिसाइल की वो होती है एयर टू सरफेस, मतलब कि एयर से मिसाइल छोड़ा जाएगा और टारगेट सरफेस पे होगा। ये कुल 4 कैटेगरीज के होते हैं। तो एक परमाणु सक्षम मिसाइल है सतह से सतह, इसका भारत ने अभी ही
अब्दुल कलाम द्वीप में इसका परीक्षण किया है। इसका नाम पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। इसका नाम है शौर्य। शौर्य को DRDO ने विकसित किया है। और सतह से सतह जो और मिसाइलें हैं भारत के पास वो हैं पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस और धनुष। ये 5 मिसाइलें हो गई भारत के पास जो सतह से सतह मार करती हैं। और अब्दुल कलाम द्वीप, इसका पहले क्या नाम था? इसका पहले नाम था व्हीलर आइलैंड। ये उड़ीसा तट पर स्थित है, बे ऑफ बंगाल में स्थित है। तो देखो 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे। अब्दुल कलाम द्वीप ये उड़ीसा तट पर स्थित है लेकिन बे ऑफ बंगाल में स्थित है। और अब्दुल कलाम द्वीप का ही पहले क्या नाम था? इसका पहले नाम था व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप, व्हीलर आइलैंड से इसका नाम चेंज करके अब अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नवंबर 2020 तक दुनिया का पहला क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है? दुनिया का पहला क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष भेजने की योजना बनाई है रूस ने। इससे क्या होगा कि ये रोबोट जाके जो क्षुद्र ग्रह होते हैं उन पे खनन का काम करेंगे। फिर वहाँ का जो जैसे धरती है, धरती के खनन करने पे पता चलता है कि कौन से मेटल हैं, कौन सी गैसेज हैं धरती के अंदर। तो इसी तरीके से क्षुद्र ग्रहों के खनन से पता चलेगा कि उनके पास कौन से मेटल हैं, कौन सी गैसेज हैं, वाटर के क्या रिसोर्सेज हैं धरती के अंदर या नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों पे रिसर्च हो सकेगा। इसके लिए क्षुद्र ग्रह खनन के लिए रोबोट बनाया है किसने? चाइना ने। और 2020 नवंबर तक चाइना इस रोबोट को भेजने की भी योजना बना रहा है अंतरिक्ष में। ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौगढ़ रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है, यह किस राज्य में स्थित है? देखो नौगढ़ रेलवे स्टेशन ये सिद्धार्थ नगर जिले में ही स्थित है और इसका अब नाम कर दिया गया है सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और जो सिद्धार्थ नगर है उत्तर प्रदेश का, इसका बॉर्डर नेपाल से टच करता है। तो उत्तर प्रदेश के कुल 7 डिस्ट्रिक्ट नेपाल से टच करते हैं। इसको आप नोट डाउन करोगे क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, खास करके उत्तर प्रदेश के एग्ज़ामों में। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये 7 ऐसे ज़िले हैं जिनका बॉर्डर नेपाल के साथ टच होता है। उत्तर प्रदेश के ये 7 ज़िले हैं। ये जो महाराजगंज है ये गोरखपुर के पास स्थित महाराजगंज है। और जितने रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं ये पिछली वीडियोज़ में, कल के वीडियोज़ में मैंने आपको पूरे जितने भी रेलवे स्टेशन के नाम पिछले 6 महीने में बदले गए हैं उसको आपको मैंने बताया था। और जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो वीडियो जाके देख लें। आगे आने वाली रेलवे के परीक्षा में वो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि उसमें जितने भी रेलवे के नाम बदले गए हैं उनको सबको मैंने एक जगह आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई गंगा माई डॉल्फिन अभियान उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में कितने स्थानों पर शुरू किया गया है? माई गंगा माई डॉल्फिन अभियान को उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में कुल 6 स्थानों पर शुरू किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य इको टूरिज़्म को बूस्टअप और इको टूरिज़्म को प्रमोट करना है। देखो ये उत्तर प्रदेश में 4 स्थानों पर इसके तहत डॉल्फिन सफारी को बनाया जाएगा। बिजनौर और ब्रिजघाट, प्रयागराज और वाराणसी, 4 उत्तर प्रदेश में हो गए। बिहार में 1 कहलगांव और वेस्ट बंगाल में 1 बंदेल, ये 6 स्थान हो गए जिसमें से 4 उत्तर प्रदेश, बिजनौर, ब्रिजघाट, प्रयागराज, वाराणसी, बिहार का कहलगांव और वेस्ट बंगाल का बंदेल। इन सारे स्थानों पे डॉल्फिन सफारी बनाई जाएगी। और ये माई गंगा माई डॉल्फिन अभियान जो है इसके तहत इको टूरिज़्म को बूस्टअप और प्रमोट करने का एक पूरा मैप तैयार किया है गवर्नमेंट ने कि कैसे इको टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए माई गंगा माई डॉल्फिन अभियान के तहत। भारत का इकलौता डॉल्फिन सेंचुरी ये कहाँ पे स्थित है? भारत की इकलौती डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है विक्रमशिला। देखो स्थित कहाँ पे है डॉल्फिन सेंचुरी? स्थित है भागलपुर, बिहार में। और इस डॉल्फिन सेंचुरी का नाम क्या है? विक्रमशिला गैंगोटिक डॉल्फिन सेंचुरी। विक्रमशिला गैंगोटिक डॉल्फिन सेंचुरी भारत की इकलौती डॉल्फिन सेंचुरी है और ये स्थित है भागलपुर, बिहार में। तो देखो डिफरेंस देख लो, एक
अगर क्वेश्चन आता है कि डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे स्थित है, तो ये विक्रमशिला डॉल्फिन गैंगोटिक सेंचुरी की बात कर रहा है और ये स्थित है भागलपुर बिहार में। लेकिन पूछता है डॉल्फिन सफारी कहाँ पे है, तो 6 डॉल्फिन सफारी बनाई जा रही हैं जो ये क्वेश्चन में बात किया जा रहा है। 4 उत्तर प्रदेश में, 1 बिहार और 1 वेस्ट बंगाल में। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कभी जैविक मसाला बीज पार्क किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला जैविक मसाला बीज पार्क स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। तो क्वेश्चन में ये जो कभी लिखा है ये गलत प्रिंट हुआ है। भारत का पहला जैविक मसाला बीज पार्क गुजरात में स्थित है। गुजरात में 2 जगहों पे ये है, 2 मसाला बीज पार्क है जैविक गुजरात में। एक गुजरात के बानसकंठा ज़िले में और दूसरा गुजरात के पटाल ज़िले में स्थित है। और ये नाबार्ड द्वारा समर्थित पार्क है। और इससे क्या होगा कि मेनली इसमें भी 2 चीज़ों का उत्पादन हो रहा है, एक सौंफ और दूसरे जीरे का। तो सौंफ और जीरे की जो मांग होगी देश और विदेश में, उसको पूरा किया जाएगा इन पार्क की मदद से। और ये 100% ऑर्गेनिक सीड्स होंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले 5 पशु ओवरपास या पशु पुल का निर्माण किस एक्सप्रेसवे में किया जा रहा है? ये क्या है ओवरपास, पशु ओवरपास या पशु पुल? जब हाईवे निकलते हैं तो कभी ये उस रास्ते से जाते हैं, हाईवे उस जगह से होके गुजरते हैं जहाँ पे जंगली पशु ज़्यादा होते हैं और फिर वो हाईवेज़ पे आ जाते हैं। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ऐसे स्थान जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जंगली पशुओं के आने की होती है, वहाँ से ओवरपास के थ्रू उस हाईवे को ऊपर निकाला जा रहा है और जो नीचे के रास्ते हैं उसको जंगली पशुओं के लिए छोड़ा जा रहा है। तो पहला 5 पशु ओवरपास या पशु पुल का निर्माण किया जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। और 2024 तक इन 5 पुल के निर्माण के पूरी हो जाने की संभावना है। इससे वन्य जीव और पशु सुरक्षित मार्ग कहा जाएगा। इससे वन्य जीव और पशु पूरी तरीके से सुरक्षित होकर रोड पर टहल सकेंगे बिना किसी हाईवे पे आने जाने वाली गाड़ियों के डर के, क्योंकि ये ओवरपास के थ्रू उस जगह को पार करा दिया जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने छोटे व्यवसायों के लिए मेक स्मॉल स्ट्रांग अभियान की शुरुआत की है? मेक स्मॉल स्ट्रांग अभियान की शुरुआत की है गूगल इंडिया ने। क्या है ये मेक स्मॉल स्ट्रांग? हुआ क्या कि कोविड-19 सिचुएशन के बाद जो छोटे बिजनेस हैं वो काफ़ी ठप पड़ गए हैं और उनके बूस्टअप के लिए अलग अलग तरीके से लोग मदद कर रहे हैं इनकी। तो गूगल इंडिया की तरफ से क्या किया जा रहा है, जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके भी बिज़नेस को गूगल पे ऐड किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि उनकी सर्चिंग में आसानी होगी, लोग सर्च करके उनके पास आसानी से पहुंच सकेंगे। इसमें जो छोटे होटल हैं, जो ढाबे हैं, उन सब को भी गूगल अपने पे ऐड कर रहा है, जिससे इनका सर्च करके लोग आसानी से इनके पास पहुंच सके। इसमें सिर्फ ढाबे या होटल की ही बात नहीं, जितने भी छोटे बिजनेस हैं, इन छोटे बिजनेसों में चटाई बनाने वाला बिजनेस, कारपेट का बिजनेस, या फिर जो स्लीपर्स बनाते हैं छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ, या फिर जो ये टेप वगैरह बनाते हैं, ये सारे, और फूड बिजनेस तो हैं ही हैं जो छोटे, उन सब को गूगल अपने पे ऐड करेगा और फिर इन छोटे बिजनेस को जो भी सर्च करेगा आसानी से वो उसको पाएगा, फिर वहाँ पे जाके वो अपना बिजनेस का काम कर सकता है। उसको मतलब किसी को जाना पे है कहीं पे तो वो गूगल के थ्रू सर्च करते हैं। तो सारे छोटे से छोटे बिजनेस को भी गूगल ऐड कर रहा है छोटे व्यवसायियों की मदद के लिए। और इस अभियान का नाम गूगल ने रखा है मेक स्मॉल स्ट्रांग, मतलब छोटे को मजबूत बनाएं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री खाद्य योजना के तहत स्ट्रीट फूड का कारोबार ऑनलाइन करने के लिए काम किया है? देखो ये भी क्या है, वही छोटे बिजनेस को बूस्टअप करने के लिए। स्ट्रीट फूड यानी जो ठेले पे रोड साइड में जो ठेले पे खाने पीने का सामान बेचते हैं, ये उनकी बात की जा रही है। अब इनके कारोबार को भी ऑनलाइन करने का काम कर रहा है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।